हेलो बच्चों, आज अपन थर्ड लेसन का थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन अपन ने पीछे कंप्लीट कर लिया था, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन की जो मेथड थी वो भी अपन ने कर ली थी। तो आज अपन निषेचन की बात करते हैं। निषेचन पहले से बढ़ते आ रहे हैं कि नर युग्मक व मादा युग्मकों के जो संयोजन या संलयन की क्रिया होती है उसे अपन निषेचन कहते हैं। देखिए, नर एवं मादा युग्मकों के संयोजन या संलयन को निषेचन कहते हैं। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक जब दोनों का संयोजन होगा उसी संयोजन को अपन क्या कहते हैं? निषेचन। सेकंड नंबर पे है कि पराग कणों का अंकुरण। कि पराग कणों का अंकुरण है वो किस प्रकार से होता है? अंकुरण का अर्थ है कि उसके अंदर जो पराग नलिका का निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है? वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात पराग कण के अंकुरण में लगने वाला समय अंकुरण काल कहलाता है। यानी कि जैसे ही पराग कण है वो वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंच जाते हैं, उसके बाद में उनके अंदर अंकुरण होता है, तो परागकण का जो वर्तिकाग्र पहुंचना के बाद में अंकुरण तक का जो समय होता है उसे ही अपन परागकण का अंकुरण काल कहते हैं। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात परागकण की अंतःचोल जनन छिद्र से एक नलिका के रूप में निकलकर वर्तिकाग्र में प्रवेश करती है। यानी कि जैसे ही वर्तिकाग्र पे परागकणों का अंकुरण होगा तो उस अंकुरण के समय क्या होगा कि जो परागकण है उनके अंदर जो अंतःचोल है सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई, वहां पे जनन छिद्र होता है। उस जनन छिद्र से पराग नलिका का निर्माण होता है। परागकण से यदि एक पराग नलिका निकलती है तो उसे एक नलिकीय परागकण कहते हैं। अब जैसे ही परागकण का अंकुरण होगा तो यदि एक नलिका निकलती है तो उसे अपन एक नलिकीय, एक से अधिक होगा तो उसे बहुनलिकीय कहते हैं। देखिए आगे, यदि परागकण से एक से अधिक नलिकाएं निकलती है तो उसे बहुनलिकीय परागकण कहते हैं। इनमें से केवल एक पराग नलिका ही कार्यशील रहती है। यानी कि पराग नलिकाएं चाहे बहुत सारी निकल जाए लेकिन उनमें से क्रियाशील या कार्यशील केवल एक ही नलिका रहती है। बाकी सभी की सभी है वो कार्यशील नहीं रहती है, डिजेनरेट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब या पराग नलिका की वृद्धि। कि पराग नलिका की वृद्धि है वो किस प्रकार से होती है? पराग नलिका की वृद्धि, पराग नलिका की वृद्धि सदैव बीजांड की ओर होती है। वर्तिका, अंडाशय तथा बीजांड में उपस्थित रसायनवर्ती कारक पराग नलिका की वृद्धि को निर्धारित करते हैं। पराग नलिका की वृद्धि एक धीसीय व रसायन अनुवर्ती प्रकार की होती है। अब देखिए कि पराग नलिका की वृद्धि की बात की जाए तो पराग नलिका की जो वृद्धि है वो हमेशा एक दिशीय होती है और वर्तिकाग्र से बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि होती है। रसायन अनुवर्ती होती है, यानी एक प्रकार से केमिकल है वो उनको आकर्षित करता है और वह वृद्धि सीधी सीधी बीजांड की ओर जाती है। नेक्स्ट वन आता है कि पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल। कि पराग नलिका का है वो बीजांड में पराग नलिका किस प्रकार से प्रवेश करती है? पराग नलिका बीजांड में निम्न प्रकार से प्रवेश करती है। कि पराग नलिका है वो तीन प्रकार से बीजांड में प्रवेश करती है। सबसे पहले बात करते हैं अपन बीजांड द्वारी प्रवेश। तो अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं बीजांड द्वारी प्रवेश या प्रोगेमी। इसमें पराग नलिका बीजांड द्वार से बीजांड में प्रवेश करती है। यानी कि जो बीजांड द्वार होता है उसके द्वारा पराग नलिका
अंदर की ओर प्रवेश करती है या भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है। सेकंड है चलेजागेमी या निभागी प्रवेश। इसमें पराग नलिका बीजांड में प्रवेश निभाग की तरफ से करती है, यानी जिधर निभाग होगा उस साइड से पराग नलिका है वो एंट्री करती है। एग्जाम्पल हो जाएगा केजुलाइना, बीटल आदि। और थर्ड नंबर पे आती है अपना मिजोगेमी या अध्यावरणी प्रवेश। इसमें पराग नलिका अध्यावरण की तरफ से बीजांड में प्रवेश करती है। एग्जाम्पल आ जाएगा कुकर बीटा, यानी जो दो अध्यावरण पाए जाते हैं टेस्टा एंड टैगमैन, उनकी ओर से पराग नलिका है वो बीजांड में प्रवेश करती है। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए, अब देखिए कि पराग नलिका है वो बीजांड द्वार से किस प्रकार से प्रवेश करती है। यानी ये अपना है वो ओयूल हो गया, बीजांड हो गया। अब इसके अंदर ये जो बीजांड द्वार होता है, इस बीजांड द्वार से पराग नलिका है वो अंदर की ओर वृद्धि करती है, अंदर की ओर प्रवेश करती है। सेकेंड नंबर पे था अपना निभागी प्रवेश। तो निभागी प्रवेश की बात करें अपन तो ये अपना भ्रूण कोश एम्ब्रियो से एक हो गया, ये अध्यावरण हो गए। अब ये चलेजा हो गया अपना, और इधर से आती हुई ये यहां से प्रवेश करती है। इस प्रकार से पराग नलिका है वो अंदर की ओर प्रवेश करती है। ये अपनी पराग नलिका हो गई, पराग नलिका। अब है अध्यावरणीय प्रवेश। अध्यावरण की बात की जाए तो वही अपना एम्ब्रियो से एक, ऊपर वाली 3 कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं, नीचे वाली अंड समुच्चय, ये अपना अध्यावरण। एक प्रति बीजांड की संरचना है। अब देखिए इसके अंदर की किस प्रकार से अध्यावरण, ये इधर से पराग नलिका है वो प्रवेश करती है और लास्ट में बीजांड द्वार से होती हुई अंदर की ओर प्रवेश करती है। ये हो गई अपनी पराग नलिका, ये पराग नलिका। इस प्रकार से तीनों के हो गए बीजांड द्वारी प्रवेश, निभागी प्रवेश और अध्यावरणी प्रवेश। इस प्रकार से पराग नलिका है वो बीजांड में प्रवेश करती है। आगे है अपना पॉइंट कि पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। कि भ्रूण कोश में प्रवेश किस प्रकार से होता है। ये तो बीजांड में प्रवेश अपने पढ़ लिया, अब भ्रूण कोश में प्रवेश देखते हैं। पराग नलिका सदैव बीजांड द्वारीय छोर से भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। ये जो बीजांड द्वार होता है उसी से प्रवेश करेगी, चाहे वह बीजांड द्वारी प्रवेश हो, निभागी प्रवेश हो या अध्यावरणी प्रवेश हो। लेकिन लास्ट के अंदर वह बीजांड द्वार से होकर ही अंदर भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है। पराग नलिका सहायक कोशिका के अंदर से या 2 सहायक कोशिकाओं के बीच से भ्रूण कोश के अंदर तक जाती है। यानी जैसे ही भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है तो 2 सहायक कोशिकाओं के बीच से या अंड कोशिका और सहायक कोशिका से बीच से प्रवेश करती है। और 2 नर युग्मकों को मुक्त करती है। 2 नर युग्मकों में से एक अंड कोशिका तक व दूसरा द्वितीय केंद्रक तक पहुंचता है। अब देखिए डायग्राम के अंदर देखते हैं अपन कि ये जैसे अपना एम्ब्रियो से एक हो गया, ये प्रतिमुखी कोशिकाएं हो गई, और ये अपनी 2 सहायक कोशिकाएं, ये है अंड कोशिका, एक सेल। अब या तो जो सहायक कोशिका और अंड कोशिका के पास से ये पराग नलिका प्रवेश करेगी, चाहे इधर से कर ले और चाहे ये इधर से कर ले, या फिर सहायक कोशिका होती है उस सहायक कोशिका के बीचों बीच से भी ये प्रवेश कर सकती है। अब ये 2 नर युग्मकों को लेकर जाती है, जो एक तो ये जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं बीच के अंदर 2, उन दोनों केंद्रों के साथ में द्वितीय केंद्र के साथ में संलयन होकर के त्रिसंलयन की क्रिया करते हैं। ये लो, ये त्रिसंलयन हो गया, जिससे
एंडोस्पर्म या भ्रूण पोष का निर्माण होता है और एक जो नर युग्मक होता है वो अंड कोशिका के साथ में संयोजित हो जाता है, इसलिए इसे अपन डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। द्विनिषेचन तथा त्रिकसलयन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। भ्रूण कोश में अंड कोशिका तथा एक नर युग्मक के सलयन को सत्य निषेचन अथवा प्रथम निषेचन कहते हैं। इससे द्विगुणित युग्मनज बनता है, यानी कि ये सभी के अंदर ही पाया जाता है। जैसे निषेचन की प्रक्रिया होती है तो अंड कोशिका तथा नर युग्मक दोनों संलयित होते हैं और संलयन होकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं, और युग्मनज हमेशा द्विगुणित कोशिका होती है। द्वितीयक नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संयोजित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बनाता है, इसे त्रिकसलयन कहते हैं। यानी कि जो द्वितीयक नर युग्मक होता है वो केंद्रीय जो द्वितीयक केंद्रक होते हैं उनके साथ में संयुक्त होकर के भ्रूण पोष या एंडोस्पर्म का निर्माण करता है, और इस प्रक्रिया को अपन त्रिकसलयन, क्योंकि तीन केंद्रक, दो ध्रुवीय केंद्रक और एक नर युग्मक तीन संयुक्त होते हैं, इसलिए इसे त्रिकसलयन कहते हैं। युग्मक सलयन एवं त्रिकसलयन की घटना को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन कहते हैं। अब द्विनिषेचन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें दो बार निषेचन होता है, एक तो अंड कोशिका और एक नर युग्मक, दूसरा नर युग्मक और द्वितीय केंद्रक, इस प्रकार दो बार निषेचन होता है, इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। त्रिकसलयन युग्मक सलयन से पहले होता है। अधिकांश पादपों में त्रिकसलयन है वो युग्मक सलयन से पहले होता है। फिर आता है कि द्विनिषेचन का महत्व, कि द्विनिषेचन का क्या महत्व है। द्विनिषेचन से प्राथमिक भ्रूण पोष का निर्माण होता है, यानी द्विनिषेचन की जो प्रक्रिया होती है उसी के द्वारा एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। यह परिवर्तित होकर विकसित हो रहे भ्रूण के लिए पोषण प्रदान करता है। अब जैसे भ्रूण का निर्माण होगा तो भ्रूण का निर्माण होते ही उसे पोषण की आवश्यकता होती है, और वह पोषण है वो उसे भ्रूण पोष के द्वारा प्राप्त होता है। बीजों की जीवन क्षमता के लिए युग्मक सलयन एवं त्रिकसलयन संयोजन दोनों ही आवश्यक है। अब जो बीजों की जीवन क्षमता, यानी बीज का जब अंकुरण होगा तो उसके लिए भ्रूण पोष की आवश्यकता होती है, तो इसलिए इसके अंदर युग्मक सलयन भी आवश्यक है, क्योंकि युग्मक सलयन होगा तभी युग्मनज या भ्रूण का निर्माण होगा। और त्रिकसलयन के लिए त्रिकसलयन का संयोजन होगा, त्रिकसलयन बनेगा तो उससे एंडोस्पर्म का निर्माण होगा, और एंडोस्पर्म भ्रूण के पोषण के लिए आवश्यक होता है। आगे की वीडियो के अंदर अपन एंडोस्पर्म या भ्रूण पोष के बारे में अध्ययन करेंगे।